सो वेलकम बैक एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने पिछले क्लास में क्या देखा था कि हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था R इक्वल्स टू L बाई ए, ठीक है ना। और हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस किस तरह से वायर के एरिया और वायर के लेंथ और ये जो रो था हमारा क्या था वो कांस्टेंट था, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो हमने देख लिया था कि रेजिस्टेंस किस तरह से एरिया, वायर के एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर के लेंथ और जो रो था वो फिक्स क्वांटिटी था, इसका नाम था रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना। आज हम देखने वाले हैं, वैसे हमने वो हेडिंग डाल भी रखा है, आज हम देखने वाले हैं ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट देखने वाले हैं किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ड्रिफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। देखिए व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत ही बेसिक से चलेंगे, धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी अटेन बाय ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इन एन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो उसको हम लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी अटेन बाय एवरेज वेलोसिटी अटेन by any charge particle such as electron क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रॉन के ही बारे में तो पढ़ने वाले हैं ना। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। करंट भी तो इलेक्ट्रॉन की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो चार्ज पार्टिकल सच इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, द एवरेज वेलोसिटी अटेन बाय एनी चार्ज पार्टिकल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, हमने पिछले क्लास में ये भी डिस्कस किया था कैसे किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है ना विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जिगजैग मोशन होता है, जस्ट लाइक दिस। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा ना वो जिगजैग मोशन होता है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिगजैग मोशन होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है ना जिगजैग मोशन करता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना कंडक्टर के अंदर हैवी आयंस होते हैं, उन आयंस से कोलिजन करने के बाद रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है ना। हालांकि कोलिजन के बाद जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। हर कोलिजन के बाद जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, सॉरी इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, डायरेक्शन चेंज होने के बाद वेलोसिटी भी चेंज होगा, लेकिन स्पीड जो होगा ना इलेक्ट्रॉन को फिक्स होगा। जिस स्पीड से वो कोलिजन करेगा उसी स्पीड से दूसरी डायरेक्शन में भी जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज करेगा क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना कोलिजन करता है हैवी आयन से। कोलिजन के बाद क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इसीलिए वो जिगजैग मोशन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में वो जिगजैग मोशन कंडक्टर के अंदर करता है, ठीक है ना। आज हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे क्या होगा। हमको एक्सप्रेशन भी निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, इस क्लास के अंदर, जो कि थ्योरी के अंदर बोर्ड्स में पूछा जाएगा, ठीक है ना। हम इसको इरेज करते हैं और चलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ। सबसे पहले देखते हैं ड्रिफ्ट क्या होता है, व्हाट इज ड्रिफ्ट, ठीक है। सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था ए पे कंडक्टर के अंदर, और इसने रैंडम मोशन स्टार्ट किया कोलिजन्स के बाद, कैसे, कुछ इस तरह से, उसने रैंडम मोशन करना स्टार्ट किया और पहुंच गया कहाँ, सपोज बी पे पहुंच गया है, ठीक है ना। या फिर थोड़ा फिगर को और क्लियर करें, बी को उस तरफ रखा जाए, अगर सपोज कुछ इस तरह से मोशन यहाँ से स्टार्ट करता है इलेक्ट्रॉन,
और कुछ इस तरह से वो किसी दूसरे पॉइंट बी पे जाता है। सपोज यहाँ आ गया बी पे। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इधर की तरफ अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हम देखते हैं यहाँ, ठीक है ना। क्लियर? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो ब्लू डैश लाइन दिख रही है ना, डैश लाइन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन का मोशन है। और हमको क्लियर दिख रहा है पहले वाले मोशन से ड्रिफ्ट जो दिख रहा है ना, गैप, जो हमको गैप दिख रहा है, क्लियर ड्रिफ्ट हमको दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन का, क्लियर ड्रिफ्ट दिखा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा क्लियर ड्रिफ्ट दिख रहा है, जो गैप दिख रहा है ना आपको, गैप, वो क्लियर ड्रिफ्ट दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको कांस्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। और एक चीज मैंने बताना भूल गया कि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, सपोज अगर हमारे पास कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सपोज ईच इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो, अगर ईच इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, ठीक है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, v है, vi सपोज कर लें अगर, और उसका हम एवरेज लें बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले। तो अगर हम n इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज लेना, और i कहां से कहां तक वेरी करेगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर i से, सॉरी 1 से n तक, तो ये 0 आता है, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, 0 है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं और सेम स्पीड के साथ मोशन करेंगे, ठीक है ना, अलग अलग स्पीड डायरेक्शन में मोशन करेंगे कोलिजन के बाद, इसलिए जो एवरेज वेलोसिटी होता है, दैट्स व्हाई द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज 0 बिफोर वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले, बाद में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो उनका एवरेज 0 होगा ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग जिगजैग, सॉरी मूविंग रैंडमली इन द कंडक्टर विल बी 0, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का, 0 होता है बिफोर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बिफोर वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, उसके बाद जो एवरेज होगा वो 0 नहीं होने वाला है, ओके। ठीक है, अब हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे आएगा, ठीक है। Since after applying the electric field, आफ्टर अप्लाइंग, या फिर हम पूरा ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन की तरफ पूरा ही लिख लेते हैं। सिंस इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, इन द मटेरियल लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल moves randomly due to collision with heavy ions, due to this in different directions, due to this the average velocity of the electrons
इज जीरो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है मटेरियल में वो रैंडम मोशन करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, इसके वजह से उनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड but when we apply electric field इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सिलरेट्स with an acceleration a equals to एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपान में मास, ठीक है ना। फोर्स अपान में मास हमने पढ़ा है, कूलम लॉ में पढ़ा होगा हमने, क्यू फोर्स क्या होता है, क्यू ई, फोर्स क्या होता है क्यू ई, क्यू क्या है चार्ज, तो यहाँ पे हमारे केस में चार्ज का इलेक्ट्रॉन है तो ई हो जाएगा, फोर्स क्या लगेगा इलेक्ट्रॉन पे ई कैपिटल ई, और मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन इतने एक्सीलरेशन से चलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन इतने एक्सीलरेशन चलने वाला है, ठीक है ना। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है, उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को चूज करें, सपोज ith इलेक्ट्रॉन को हमने लिया, ठीक है ना, सपोज हमने ith इलेक्ट्रॉन को लिया और उसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी लिखने का, अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखें हम, वेलोसिटी लिखें, ठीक है। तो कंसीडर द ith इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मूविंग with velocity vi. Suppose we have the ith electron, we have n electrons in the material, but we are talking about the ith electron, ठीक है ना। तो हमारे पास ith electron है, उसकी वेलोसिटी vi है, and if Ti is the time of after elapsed time of elapse, ठीक है ना, कोलिजन का टाइम, ठीक है ना, टाइम बिफोर द लास्ट कोलिजन, टाइम ऑफ इलेप्स, ठीक है ना, कोलिजन करने से पहले का टाइम अगर हो हमारे पास, ठीक है ना, कोलिजन लास्ट कोलिजन से ठीक पहले का टाइम हमारा टाइम टी आई द टाइम ऑफ इलेप्स, टाइम बिफोर जस्ट द लास्ट कोलिजन, ठीक है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की सो टी लिख दे टी, सो वेलोसिटी टी कर लेते हैं इसको, टी इज द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो velocity of electron at any time ठीक है, टी आई, किसी टाइम टी आई पे अगर हम एनी टाइम टी आई, किसी टाइम टी आई पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लिखना चाहें, फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, इसको हम इरेज करते हैं और अगले, ठीक है ना, इतना नोट डाउन करना पड़ेगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। कैपिटल Vi इक्वल टू स्मॉल vi प्लस
ए टी आई। एट एनी टाइम टी आई, किसी भी टाइम टी आई पे, टी आई क्या है, टाइम जस्ट बिफोर द लास्ट कोलिजन, ठीक है ना। उस टाइम पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी लिखना चाहें, जस्ट आफ्टर द सॉरी जस्ट बिफोर द कोलिजन, टी आई द टाइम ऑफ इलैप्स जस्ट बिफोर द लास्ट कोलिजन। अगर लास्ट कोलिजन से पहले का टाइम टी आई है, तो अगर हम उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगा, वी आई इक्वल टू यू आई प्लस ए टी आई, ठीक है। वी आई इक्वल टू स्मॉल वी आई प्लस ए की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया था ई बाई में एम, टाइम को टी आई रहने देते हैं, ठीक है। अब टी आई जो है, या फिर जो वी आई मेरे पास है, ठीक है, फिर टाइम है टी आई, हर दो कोलिजन्स के बीच का टाइम एक जैसे नहीं होगा। हर इलेक्ट्रॉन जो, वैसे हमारे मटेरियल में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, सपोज एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हर दो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के बीच का टाइम होगा वो सेम नहीं होगा। इसलिए हमें टी को फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का हो सकता है कि कोई दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कोलिजन में, हो सकता है कोई दो इलेक्ट्रॉन कम टाइम स्पेंड करके सेपरेट हो जाते हो, तो इसीलिए टी आई जो है फिक्स नहीं है। तो फिक्स नहीं है तो हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। तो हम इस इक्वेशन क्या करेंगे, एवरेज, तो टेकिंग एवरेज वी आई एवरेज स्मॉल वी आई का एवरेज इक्वल टू प्लस ई बाई में एम टी आई एवरेज, ठीक है। अब यही जो वी आई एवरेज है हमारा, ठीक है ना, हमने डिफरेंस क्या लिखवाया है, एवरेज दिस वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी अटेन बाय एनी चार्ज पार्टिकल ड्यू टू प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही तो है एवरेज वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। अच्छा, वी आई एवरेज क्या होगा, ये बिफोर अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के पहले वाली, तो उसके पहले हम क्या बताएं कि उसके पहले जो इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये जीरो हो गया, प्लस ई बाई में एम, और यहाँ पे माइनस होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। क्यों माइनस हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में ड्रिफ्ट हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन जो होगा वो नेगेटिव में है, यहाँ पे माइनस का होगा, ठीक है ना, माइनस का होगा, ठीक है। अब टी आई एवरेज क्या होगा, टी आई क्या है, टाइम जस्ट बिफोर द लास्ट कोलिजन। तो एवरेज क्या होगा उसका, एवरेज होगा टाउ, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ व्हाट इज टाउ, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच के टाइम को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। वीडी का अगर हम मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, निगेटिव बस यही बता रहा है ना, निगेटिव तो बस यही बता रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन में है, मतलब ई बाई में एम टाउ, जहाँ पे टाउ क्या है, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टी क्या है, रिलेशन टाइम है, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है ना। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब ये कंप्लीट नहीं है, करंट के फॉर्म में भी हम दिखाएंगे इसको, अब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं है, इसको बस हम याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना वो टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये टाइम अलग है, ये रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है ना। तो टाइम पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है, और फिर भी हमको इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट देखने को मिल रहा है। जबकि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। और वेलोसिटी भी तो टाइम पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी भी तो टाइम पे डिपेंड करता है। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ये सरप्राइजिंग रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी की वजह से ड्रिफ्ट आता है, ठीक है ना। और यहाँ से जो वेलोसिटी हमको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट वेलोसिटी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और इस इक्वेशन को करंट से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। चीजें बहुत आसान है, आराम से इत्मीनान से बैठ के समझना है बस, ठीक है ना।
आगे चलते हैं, कहानी थोड़ा, ओहो क्या आया था, ई वाई टाउ एम। मैग्नीट्यूड को ही लेकर चलना है केवल हमको, देख नीलेश डस्टर लाओ यार, इसमें मिट नहीं रहा जल्दी। ठीक है चलिए, क्या है पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं टिप प्लास्टिक का। वी डी इक्वल टू, मार्कर चल नहीं रहा है, वी डी इक्वल टू सॉरी वी डी इक्वल टू ई वाई में टाउ एम, ई वाई में एम टाउ, ठीक है ना। ये मेरे पास वी डी इक्वल टू ई वाई में टाउ, ई इंटू टाउ वाई में एम, ठीक है ना। ये मेरे पास डी वेलोसिटी निकल के आ गया, ठीक है। अब हम इसको करंट से थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, करंट से इसको रिलेट करते हैं। कैसे करंट से रिलेट करेंगे? सपोज मेरे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ये सब कर रहा है, कोलिजन्स, रैंडम मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो मनमोजी अपना कर रहा है ना इसके अंदर, उसी कंडक्टर को हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सपोज इसका ये जो फेस है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका ए है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर की तरफ अप्लाई किया था इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या किया था, उसके अपोजिट में अप्लाई किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट में अप्लाई किया था हमने, ठीक है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट मूव करेंगे इधर की तरफ, जाहिर सी बात है कि फोर्स जो लगेगा ना नेगेटिव चार्ज पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। क्यू ई फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। हमको करंट निकालना है, ठीक है ना। और करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेट करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स को यहां तक जाने के लिए, सपोज अगर हम कहें बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल डेल्टा टी, इनफाइनाइटेसिमल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो अगर हम पूछें कि उस छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा यहां तक पहुंचने में, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, वी डी है, ठीक है, और वो छोटा सा टाइम डेल्टा टी है, तो क्या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम नहीं होता है क्या, वी डी इंटू डेल्टा टी नहीं हो जाएगा क्या? क्या ये डिस्टेंस वी डी इंटू डेल्टा टी नहीं हो जाएगा? ठीक है, क्या ये डिस्टेंस वी डी इंटू डेल्टा टी नहीं हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड इंटू डेल्टा टाइम, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में कितना डिस्टेंस तक ट्रेवल करना पड़ेगा, वी डी इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कंसीडर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए inside the conductor, inside the conductor, consider a cross sectional area inside the conductor, ठीक है। and the electrons to the left side of this area are traveling with a speed vd, with a speed vd, hence they have to travel vd delta t distance
in small time interval डेल्टा टी, इस छोटे से डेल्टा टी टाइम इंटरवल में यहां तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन को वी डी इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए, ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस। दिस इज सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर। अगर हम इस सिलेंडर का लिखना चाहें वॉल्यूम, कि कितना इस सिलेंडर कितना वॉल्यूम है, ठीक है ना, तो हम लिख लेंगे, ठीक है, कैसे, देखिए, तो हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है कितना, वी डी डेल्टा टी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वी डी इंटू में डेल्टा टी, ठीक है। अब हमको ये निकालना है हम करंट तक कैसे पहुंचेंगे। हमको भाई चार्ज चाहिए कि उस एरिया से पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी में कितना चार्ज क्रॉस हो गया, उस पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज क्रॉस हो गया, ठीक है ना। देखते हैं, नंबर ऑफ, यहां से सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, पासिंग थ्रू ठीक है, दिस क्रॉस सेक्शन passing through, sorry, passing through the volume Vd डेल्टा टी इंटू ए। ये बात कितने लोग समझ में आ जाएगी यहाँ से, कि मेरे पास जो लेंथ है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया ऑफ बेस। हमारे पास लेंथ कितना है, वी डी डेल्टा टी, एरिया कितना आ गया बेस का ए, तो वी डी डेल्टा टी इंटू ए से क्या आ गया, वॉल्यूम। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द वॉल्यूम वी डी डेल्टा टी इज एन वी डी ए डेल्टा टी। क्यों, वेयर, बताते हैं क्यों, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मेरे पास स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है, n वी डी ए डेल्टा टी, इतने वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर वॉल्यूम से इतने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम इतने होंगे, ठीक है, एन वी डी। अच्छा, इतने इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास आ गए उस वॉल्यूम में, पर्टिकुलर वॉल्यूम में। अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें यहाँ से कि चार्ज कितना फ्लो होगा, क्योंकि करंट बिना चार्ज हो तो करंट आएगा नहीं, तो चार्ज कितना फ्लो होगा, ठीक है, ये देखते हैं। Therefore charge total charge crossing that area will be, कितना होगा भाई, अगर मेरे पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई, इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना चार्ज होगा। हालांकि निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन निगेटिव को हम इग्नोर करेंगे, वो केवल साइन बताता है। तो कितना चार्ज जाएगा भाई, ई एन, माइनस लगा ही लेते हैं, इक्वल टू कर लेते हैं, माइनस का ई एन वी डी ए डेल्टा टी, ठीक है, माइनस का ई एन वी डी ए डेल्टा टी, ठीक है ना। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, द करंट इन द कंडक्टर in time delta t, sorry, if I is the current, if I is the current in the conductor in
टाइम डेल्टा टी, सो देन टोटल चार्ज इज आई डेल्टा टी होता है भाई। अगर आई किसी कंडक्टर में करंट है किसी टाइम डेल्टा टी के लिए, फॉर लिख देते हैं, फॉर टाइम डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर आई किसी कंडक्टर में करंट है डेल्टा टी टाइम के लिए, तो चार्ज कितना होगा उससे, टोटल चार्ज फ्लोइंग, टोटल चार्ज दैट फ्लोज इज इक्वल टू आई डेल्टा टी होता है भाई, मेरे पास होता है कि नहीं होता है, आई डेल्टा टी। हमने दो चार्ज निकाल लिए, दोनों चार्ज सेम है, ये चार्ज हमने कैलकुलेट किया होगा कंडक्टर से, और एक सीधे फार्मूले से आई डेल्टा टी, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई डेल्टा टी। दोनों चार्ज को इक्वल करते हैं, यहाँ से हम आई डेल्टा टी निगेटिव साइन को निगलेक्ट करते हैं, यहाँ पे छोड़ इग्नोर कर चलते हैं, तो ई एन वी डी ए डेल्टा टी, ठीक है ना। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, आई की यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, वी डी एन ई ए, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। इसको हम नेक्स्ट पे लिखते हैं और अच्छे से हमको क्लियर होगा यहाँ से। इतना नोट डाउन करिए, फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं यहाँ से। थोड़ा सा ये बड़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम एक ही मेरे पास ये बोर्ड है, आप लोग कॉपी पे इसको नोट करेंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। डेरिवेशन ऐसा है कि हर स्टेप बताना जरूरी है, क्योंकि बिना किसी स्टेप पे कुछ समझ में आएगा ही नहीं डेरिवेशन, ठीक है ना। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। हमने क्या फाइंड किया है, आई डेल्टा टी इक्वल टू, साफ साफ लिख लेते हैं, आई डेल्टा टी इक्वल टू एन ई ए वी डी डेल्टा टी। ये मेरे पास आया था, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, एन ई ए वी डी क्या आ जाएगा यहाँ से, आई अपॉन में एन ई ए, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वी डी इन टर्म्स ऑफ आई। तो जो हम निकालना चाहते थे करंट के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन वहाँ चुका है, वी डी इक्वल टू आई अपॉन में एन ई ए, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा नहीं है, कॉपी पे आप लिखेंगे इसको अपने अपने तरह से लिखेंगे, कॉपी में छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा है नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, वी डी का हमने एक्सप्रेशन निकाल चुका है, वी डी इक्वल टू आई अपॉन में एन ई ए, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम एक थोड़ा सा छोटा सा अगर हम बताएं आपको, जे इक्वल टू होता है आई बाई ए, इसको याद करना है, करंट डेंसिटी होता है, जे इक्वल टू आई बाई ए, यहाँ पे आई क्या है, करंट, और ए क्या है, एरिया है। तो करंट पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। करंट पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। मेरे पास वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल चुका है, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। इसको भी याद कर लेंगे, जे इक्वल टू आई बाई ए, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें आई बाई ए, तो कन्वर्ट कर सकते हैं वी डी इक्वल टू जे बाई एन ई, ठीक है ना। करंट डेंसिटी के फॉर्म में भी निकाल लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, जे बाई में एन ई, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जे क्या है, करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ड्रिफ्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कैसे इलेक्ट्रॉन्स में ड्रिफ्ट देखने को मिला, टाइम इंडिपेंडेंट निकल क्या है हमारा, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। यहाँ देखिए टाइम में कहीं भी कुछ आ नहीं रहा है वेलोसिटी में, ठीक है ना, ठीक है। हालांकि हम पढ़ते आते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम पे यहाँ डिपेंड करता है, ठीक है ना, टाइम पे डिपेंड करता है। तो हमने देख लिया है यहाँ पे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो ड्रिफ्ट मिला हमको देखने को, इलेक्ट्रॉन फिर भी एक्सेलरेट हो रहे थे, टाइम इंडिपेंडेंट होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे थे। तो यहाँ से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया है करंट के टर्म में, आई अपॉन में एन ई ए, ठीक है। अब इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद मोबिलिटी के बाद रेजिस्टिविटी आने वाला है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल को नोट डाउन करते हैं। न्यूमेरिकल करेंगे हम, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करेंगे,
एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द एनसीईआरटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ, ठीक है ना। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। एक एग्जाम्पल मिला है, एक्सरसाइज में भी एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना चाहिए ना, एक बार अच्छे से बहुत रिलैक्स होकर क्वेश्चन को रीड करना चाहिए, ठीक है ना। एस्टिमेट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर एज्यूम दैट द कॉपर एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से, द कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर एक कॉपर एटम जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब कॉपर एटम इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है। कॉपर एटम कंट्रीब्यूट 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक कॉपर एटम एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के बराबर है। द डेंसिटी ऑफ द कॉपर इज दैट एंड इट्स एटॉमिक मास इज दैट। हमको सब मिला जुला के निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। उसका जो फार्मूला होता है हम पढ़ के आए हैं, आई अपॉन में एन ई ए, आई अपॉन में एन ई ए। एन क्या है? नंबर ऑफ, यही तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी सब दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है हमको, करंट पता है, एरिया पता है, हमको निकालना क्या है? एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन कैसे कैलकुलेट है? मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि एग्जाम्पल देख के बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे कि एन कैसे वहाँ एनसीईआरटी में लिखा गया है, ठीक है ना। तो चीज़ें देने के बावजूद भी हो नहीं पाती हैं, ठीक है ना। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि कोई भी एन वहाँ बता नहीं पाया कैसे आया है, ठीक है ना। चलिए एन हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एन निकालने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, उस एटॉमिक मास में कितने एटम्स होते हैं? कितने एटम्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो हमारे पास कॉपर के लिए इतना एटॉमिक मास है, तो क्या कॉपर में 6 लिख देते हैं, 6 इंटू 10 के पावर 3 एवोगाड्रो नंबर होता है। क्या इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे हमारे कॉपर में? अगर हर कॉपर एटम एक कर रहा है तो इतने कॉपर एटम है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स वो हमको प्रोवाइड करेगा एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। अच्छा, और नीचे क्या होता है? एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे आएगा भाई? डेंसिटी क्या होता है? मास अपान में वॉल्यूम। तो ऐसे वॉल्यूम क्या होगा? मास अपान में डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा? मास अपान में डेंसिटी। यही चीज समझना है, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपान में डेंसिटी। मास कितना है? 63.5 और डेंसिटी कितना दे रखा है हमको कॉपर एटम का? 9 इंटू 10 के पावर 3। अब ये केजी में है, ये ग्राम में है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 के पावर -3। ये भी, इसको भी केजी में कर लेते हैं। ये यू का मतलब समझिएगा ग्राम में ही होता है। एटॉमिक मास जो होता है ना ग्राम में होता है। तो यहाँ से एन क्या निकल गया मेरे लिए? 6 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन में 63.5, यहाँ पे 9 इंटू 10 की टू द पावर, ये 3 कितना हो जाएगा? 6। 9 इंटू 10 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास n निकल के आया, तो ये कितना आएगा? अगर इसको कैलकुलेट करें हम, 54 अपॉन में 63.5, 23 और 6 कितना? 29, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना आएगा ये? इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा? ये नियरली अबाउट आएगा आपका 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28। कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 8.5 इंटू 10 के पावर 28, 8.5 इंटू 10 के पावर 28 पर मीटर क्यूब। इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 मीटर क्यूब में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ले जाकर वैल्यू सपोर्ट कर दीजिए यहाँ पे। वी डी इक्वल टू आई कितना देखा है? 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। एन कितना आया है मेरा? 8.5, 10 टू द पावर 28। यहाँ से यूनिट हटा देते हैं, यूनिट बना देते हैं।
8.5 × 10⁻28। n की वैल्यू ई कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एरिया कितना दे रखा है हमको, एरिया ये रहा 1 × 10⁻⁻7। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा ये, पावर सॉल्व कर लेते हैं पहले। 26 और 28 - 26 ये 1.5, नीचे आएगा तुम्हारा 8.5 × 1.6 इंटू 28 - 26 2 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, इसको कैसे सॉल्व करें, कितना आएगा ये 0.3 1.7 5 1 5 5 7 35। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, तो इसको हम इरेज करके देखें इधर की तरफ कितना आने वाला है ये, इसको यहाँ लिखते हैं क्लियरली। कितना है VD 0.3/1.7 × 1.6 10⁻⁻2। अगर 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ करें तो ये पॉइंट हट जाएगा। अगर फिर हम 10 से या फिर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये लगभग 30 17 × 16 × 10⁻⁻2, ये लगभग 1.1 × 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड के अप्रोक्सीमेटली। इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 1.1 10⁻⁻3 बाकी कंसेप्ट सब सेम है। ठीक है ना, यही आने वाला है। ठीक है, तो ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उस पर एक न्यूमेरिकल भी हो गया। कल स्टार्ट क्या करेंगे हम, कल स्टार्ट करेंगे मोबिलिटी पढ़ाएंगे और फिर क्या पढ़ाएंगे, रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।